चलो भाई, ऊँट की नस्लें कहाँ तक हो गई थी अपने? बेसिक चीजें पढ़ ली थी ऊँट की। चलो एक बार अपनी बात बंद करो भाई, विद्वानों ये बात बंद करो और बैठने की स्थिति थोड़ी सुधार लो अपनी। तो ऊँट पढ़े थे। ऊँट दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक कुबड़ वाला होता है, एक दो कुबड़ वाला होता है। एक कुबड़ वाला जो ऊँट है उसे कहा जाता है कैमिलस ड्राइमर। और दूसरा आपसे पूछे कि दो कुबड़ वाले। देखो एक कुबड़ वाला ऊँट है, इसे अरबियन ऊँट भी कहा जाता है आपके। एक कुबड़ वाला ही ऊँट है, इसे अरबियन ऊँट भी कहते हैं। जूलॉजिकल नेम पूछ ले तो कैमेलस ड्रोमेडेरियस। और दूसरा दो कुबड़ वाले ऊँट का हमसे पूछे कि जूलॉजिकल नेम क्या है, तो कैमेलस बैक्टीरियंस इसका जूलॉजिकल नेम रहेगा। कुल पूछा जाए तो इसका कैमेलिडी, कैमेलिडी कुल है ऊँट का। जबकि गाय भैंस भेड़ बकरी का अगर कुल पूछे तो बोवेडी कुल है सबका ही आपके, और ऊँट का कैमेलिडी कुल है। और साथ साथ इसका दो अलग अलग, जैसे भाई एक कुबड़ वाले हैं, एक कुबड़ वाले ऊँट हैं वो आपके शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं, उष्ण या गर्म प्रदेशों में पाए जाते हैं, ये भी पूछ लेते हैं कई बार। इस शुष्क या गर्म प्रदेशों में कौन सा ऊँट पाया जाता है, तो एक कुबड़ वाला यानी कि कैमेलस ड्रोमेडेरियस आपके एक कुबड़ वाला जो ऊँट है वो गर्म प्रदेशों में पाएगा। दो कुबड़ वाला कह दो वो ठंडे प्रदेशों में पाएगा, या फिर आप डायरेक्ट कह सकते हो कैमेलस बैक्टीरियन जो ऊँट है वो ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, लद्दाख कह दो या मध्य एशिया के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है आपके। ये पाया जाता है भारत में, दक्षिण अफ्रीका में, पाकिस्तान है, इनके आसपास के क्षेत्रों में आपके एक कुबड़ वाला ऊँट या फिर कह दो कैमेलस ड्रोमेडेरियस आपके पाया जाता है। दोनों पूछ लेते हैं, दोनों के वैज्ञानिक नाम ध्यान रखने, दूसरे ये भी ध्यान रखना है कि इसका कुल कौन सा है आपके। और एक ऊँट की हमने पढ़ा था कि मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है, तो 9 मान्यता प्राप्त नस्लें ऊँट की। जैसे देखो एक तो जैसलमेरी नस्ल है, जैसलमेरी है, बीकानेरी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, जालोरी। प्रमुख तो यही है आपके, ये जो है ना तीन, चारों के चारों, इनमें भी तीन ही प्रमुख हैं आपके। 9 मान्यता प्राप्त नस्लों में से तीन प्रमुख ध्यान रखनी है वैसे आपको। ये जो जैसलमेरी नस्ल है इसे नाचना भी कहा जाता है, नाचना के नाम से भी इसे जानते हैं। मारवाड़ी जो नस्ल है ना, इस मारवाड़ी नस्ल को आपके गोमट के नाम से जानते हैं, गोमट कह दो या मारवाड़ी नस्ल कह दो, एक ही बात है आपके। और जैसलमेरी है, इसे नाचना नस्ल कहा जाता है। जैसलमेर, ये ऊंट के अंदर पढ़ा था कि आपके ऊंट में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 74। जबकि मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है, तो टेम्परेचर पूछ लेता है, इसका तापमान कितना रहेगा ऊंट का। तो आपको ये बताया था कि ऊंट एक ऐसा पशु है जिसका तापमान सर्वाधिक परिवर्तित होता है आपसे सभी पशुओं में। परिवर्तित का मतलब है सुबह तापमान कुछ मिलेगा, शाम को तापमान कुछ मिलेगा। जो मॉर्निंग टाइम में तापमान होता है वो आपके मिलेगा 34 डिग्री सेल्सियस, और शाम को जो तापमान मिलेगा वो 37 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। ये तापमान परिवर्तित, पहली बात तो प्रश्न ये से पूछ लेते हैं कि सर्वाधिक परिवर्तित तापमान कौन से पशु को मिलेगा, तो ऊंट है जिसका जो तापमान है वो दिन में सबसे ज्यादा परिवर्तित होता है आपके, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। शाम के टाइम में देखोगे नहीं 7 बजे के आसपास तो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास मिलता है तापमान। एक ऊंट है, इससे पूछ लेते हैं कि इसके बच्चे देने की क्रिया। काविंडा इसकी बच्चे देने की क्रिया को कहा जाता है। साथ साथ पूछ लेते हैं मैथुन क्रिया को क्या कहा जाता है, तो मैथुन क्रिया को कहते हैं लखाना। ये भी पूछ लेते हैं बच्चा है नवजात, उसको टोरडी कहा जाता है। बच्चा पूछ लिया, नवजात पूछ लिया आपसे कि नवजात को क्या कहते हैं, टोरडी। जो जवान ऊंट रहेगा उसको नर टोरडिया कहते हैं, और मादा टोरडी कहा जाता है जवान जो ऊंट रहेगा उसको, ये को मादा जो ऊंट रहेगा। दूसरा हमसे पूछ लेता है कि ये कितने वर्ष में लगभग प्रजनन योग्य हो जाता है, यौन आरंभ कितने वर्ष में शुरू हो जाता है। तो ये भी इनके क्या है, दोनों में पृथक मिलता है। हम सभी पशुओं में ये पढ़ने को मिलेगा कि भाई यौन आरंभ है गाय और भैंस में या बकरी में, जो यौन आरंभ शुरू होता है वो नर और पुरुष में लगभग समान शुरू होता है। लेकिन ऊंट के अंदर जो मादा है उसमें यौन आरंभ शुरू हो जाता है 3 से 4 वर्ष में, और जो नर है उसके अंदर यौन आरंभ शुरू होगा 5 से लेकर 6 वर्ष के अंदर आपके। अगर एक एक दे दे तो 3 से 4 वर्ष उसका तो फिक्स है आपके। 36 से लेकर 48 महीने में यौन आरंभ शुरू हो जाता है, जननांग है जो सक्रिय हो जाते हैं ऊँट के, मादा ऊँट के। और जो नर ऊँट है इसके 5 से लेकर 6 वर्ष कह सकते हो, 60 से लेकर 72 महीने लगभग लग जाते हैं इसको यौन आरंभ शुरू होने में। दूसरी चीज पूछता है, इनके वजन पूछ लेते हैं हमसे कि वजन कितना होता है। तो देखो नर जो ऊँट है उसका वजन मिलेगा 500 से लेकर 700 तक,
ये तो मेल का मिलेगा, और हमसे फीमेल का पूछ लेना तो 400 से लेकर 600 तक आपके फीमेल का इसका वजन मिल जाता है। ये चीजें पढ़ ली थी कल। एक इसका मेल फीमेल तो पूछे नहीं पूछे, लेकिन अपने से ये जरूर पूछ लेता है कि बच्चे का वजन कितना होता है। 35 से लेकर 40 kg वजन होता है बच्चे का इसका। नवजात जो होता है ना, टोरडी जिसे कहते हैं, उस टोरडी का जो वजन होता है ना, वो 35 से लेकर 40 किलो तक होता है आपके। ये इसकी सामान्य चीजें थी। एक पालक जाति वगैरह, ये तो आप वैसे भी जीके में पढ़ते रहते हो। ऊंट पालक जाति कौन सी है, कौन सी है? और ऊंट लेकर आने का श्रेय राजस्थान में पाबूजी, वैसे कहें तो मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम आया था जिसे ऊंट लेकर आने का श्रेय जाता है आपके। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छी बात है, पढ़ ले भाई। फालतू बात तो हम क्या रखा है, कई लोग हाँ फालतू की चीजों को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये तो नहीं कि ऊंट को पकड़े, ऊंट भाग जाएगा इधर उधर इतनी देर में। अच्छा, ये चीजें भी अपन ने पढ़ ली थी, कम और ज्यादा वाली। ये टेम्परेचर पढ़ लिया था। फ़ारेनहाइट पूछे तो मॉर्निंग टाइम में 93 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, और इवनिंग टाइम में आपके 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये 93.2 भी मिल जाएगा आपको, और ये 98.5 या 6 डिग्री, वो ऊपर नीचे मिलेगा तो वो कोई बड़ी बात नहीं है आपको, लेकिन देगा 98 के आसपास नॉर्मल। ये ध्यान रखो, फ़ारेनहाइट पूछे तो मॉर्निंग टाइम में इसका जो टेम्परेचर होता है वो 93 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इवनिंग टाइम में आपके 98 डिग्री। नहीं तो सेल्सियस में दे देता है। आपसे पहला प्रश्न बस ओनली इतना ही पूछेगा, इसको मत बोलना कि ऊंट एकमात्र पशु है जिसका तापमान सबसे ज्यादा परिवर्तित होता है आपके। और ऊंट जो दूध है ऊँटने का, उस दूध के अंदर विटामिन सी पाया जाता है आपके। पूछ लेता है कौन सा विटामिन पाया जाता है, सी सबसे ज्यादा मात्रा में। और कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो लाइसोसोम पाया जाता है और इंसुलिन पाया जाता है, जिसमें इंसुलिन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। और इंसुलिन की मात्रा इसके दूध में सबसे ज्यादा होने के कारण जो ऊँटनी का दूध है, ये मधुमेह जो रोगी होते हैं ना, उनके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है आपके। और सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल पूछे ना ऊँट की, तो मेवाड़ी होती है आपके। मेवाड़ी जो नस्ल है वो सबसे ज्यादा दूध, दूध का मतलब है कि वो द्विप्रयोजनी नस्ल है, उसको लोग दूध के लिए भी पाल लेते हैं। सुना नहीं होगा कि ऊंट को दूध के लिए पालते हैं, लेकिन ऊंट को लोग दूध के लिए पालते हैं और कृषि कार्यों के लिए पालते हैं। तो वो दो प्रयोजनी नस्ल है मेवाड़ी नस्ल आपके। दूध का ध्यान रखना कि विटामिन सी पाया जाता है, और इंसुलिन के साथ साथ लाइसोजाइम पाया जाता है। साथ इनमें से पूछे कौन सा तत्व तो सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो इंसुलिन। दूसरा इसकी एक विशेषता है ऊंट की कि ये अपनी आरबीसी को लगभग 240 गुना बढ़ा सकता है। 240 गुना कह दो, या फिर हमसे पूछ ले कि आरबीसी को कितने प्रतिशत बढ़ा सकता है, तो 130% बढ़ा सकता है आपके। ठीक है, अन्य पशुओं की क्षमता जो है उससे 130% अधिक बढ़ा सकता है। यह कहो कि 240 गुना बढ़ा सकता है अपनी आरबीसी को ऊंट है ये आपके। बताओ और कोई समस्या है क्या यहाँ तक? और होनी भी नहीं चाहिए, तो पहले ही बता दिया था ऑलरेडी आपको सारी चीजें जो आज बताई हैं। क्या? हाँ, बीकानेर में, जोधपुर में तो नया नया कोई किया तो एक बार देख लेंगे अपन, है ना। कोई बात नहीं, अगर करंट का कोई है ना तो देख लेंगे, आप बता देंगे, ठीक। और पूछेगी ऊंट का राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो जोहड़बीड़ बीकानेर में। जबकि ऊंट का विकास बोर्ड कहाँ पर है, तो जोधपुर के अंदर। एक चीज हमसे पूछता है कि ऊंटों की संख्या जो लास्ट जनगणना हुई है उसके अनुसार पूछा जाए कि ऊंट कितने हैं, तो 2.5 लाख ऊंट है भारत के अंदर। और 2.5 लाख ऊंटों के साथ भारत पूरे विश्व में 10वां स्थान रखता है। और भारत के अंदर उन्हीं 2.5 लाख में से 2.13 लाख ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं, उनके साथ राजस्थान पहला स्थान रखता है। और जो राजस्थान प्रथम स्थान रखता है, इसमें भी सबसे ज्यादा ये सबसे ज्यादा जो राजस्थान में किस जिले में पाए जाते हैं, तो जैसलमेर में। और सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं, तो प्रतापगढ़ में। यही पहले बांसवाड़ा थे आपके। यहाँ तक की चीजें आपको बता दी थी। आज अपन नस्ल पढ़ेंगे ऊंट की। टोरडिया भी बता दिया था आपको। ऊंट की 3 ही नस्ल प्रमुख थे जिन पर आपको पढ़नी है ये। वैसे तो 9 नस्लें हैं, ठीक है ना। अरे 9 नस्ल हैं, लेकिन 9 में से 3 प्रमुख जो आपको पढ़नी है, जिनसे आपसे प्रश्न पूछ लेता है। इनमें से जैसलमेरी है, इसे कहा जाता है नाचना। एक और आती है मारवाड़ी, ये जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में, इसी को कहा जाता है गोमट। आपसे यही पूछ लेगा गोमट किसकी नस्ल है, तो गोमट ऊंट की नस्ल है, इतना ध्यान रखना बस। और जैसलमेरी या नाचना है, जैसलमेरी कोई नाचना कहा जाता है, कई बार जैसलमेरी दे देता है। वैसे तो जैसलमेरी बकरी की नस्ल भी है, आपको बता देता हूं। जैसलमेरी बकरी की नस्ल भी है, और मारवाड़ी ये आपके बकरी की नस्ल भी है, ध्यान रखना। पेड़ की मुख्य नस्ल ये पूछ लेता है अक्सर, तो बकरी की तो ये नस्ल आपने पढ़ भी ली होगी, जिसमें सर्वाधिक
ये को ऊन उत्पादन करने की क्षमता है, सर्वाधिक ऊन देने वाली कोई नस्ल पूछ ले आपसे, ठीक है ना। ऊन उत्पादन कौन सी नस्ल से किया जाता है, तो जैसलमेरी नस्ल। लेकिन अभी अपन ऊंट पढ़ रहे तो ऊंट मत ध्यान रखो, नाच ना को जैसलमेर कहते हैं। अलग अलग पढ़ोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर वो कहते हैं ना, बकरी की चीजें भेड़ के चढ़ जाएंगी और भेड़ की चीजें ऊंट के चढ़ जाएंगी। एक मिनट रुकना भाई। कुछ लोग विचार कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता, कई लोग युद्ध की तैयारियां करते रहते हैं, या तो युद्ध लड़ना है, बड़ी तैयारी करेंगे, अपने कमर कस लेते हैं। फिर पूछते हैं कई लोग कि युद्ध लड़ना है कि नहीं लड़ना है, तो उनमें से कई हैं कि युद्ध क्लास लेनी है कि नहीं लेनी है। हाँ, ऊँट। हाँ हाँ, फिर उनको देख के फिर बता देंगे। बताओ। नहीं नहीं, आ भी जाए तो आप बता देंगे। आपको लगे ना कि ऐसा कोई प्रश्न आ सकता है, वैसे मैं आपको लगभग जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना इनमें, ज्यादा नहीं, थोड़े दिन वेट करो आप, है ना। अभी कोई एक एग्जाम होगा सुपरवाइजर वाला, ठीक है, उसमें पता लग जाएगा आपको, आप कितने पानी में कितना क्या पढ़ रहे हो, कितना मिलेगा आपको, ठीक है। 20 प्रश्न आते हैं उसके अंदर, उसमें आपको सब पता लग जाएगा कैसे प्रश्न आते हैं। ये तो मैंने पहले बता रखा है, प्रश्न कैसे आते हैं ये देखना है तो पिछले पेपर देख लो, अपनी बुक के अंदर दे रखे हैं सारे प्रश्न जो आए हुए हैं, वो ऑलरेडी दे रखे हैं पहले से, वो आप देख सकते हो आराम से, ठीक है ना। प्रश्न फालतू के पूछता ही नहीं है इसके अंदर। मैंने आपको बताया ना, ये प्रश्न बहुत कम पूछता है, ये इनका कोई लेवल नहीं है कि सबसे ज्यादा राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं, सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं। इसमें जो नस्ल है ना, नस्लों से सबसे ज्यादा पूछता है, उनका टेम्परेचर, हम सारी चीजें एक साथ पढ़ रहे हैं। देखो हमारा क्या है कि एक तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं चीजों को, एक जब अपन इसका प्रबंधन पढ़ेंगे ना पशु का, उस प्रबंधन में पढ़ेंगे नाड़ी दर कितनी होती है। इस पशुओं में नाड़ी दर हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर यहाँ भी पढ़ रहे हैं। जब पशुओं का प्रबंधन पढ़ेंगे तो वहां भी बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी अपने को। गुणसूत्र हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं, दूसरी जगह पढ़ने को मिलेंगे। तो एक चीज अपन दो दो तीन तीन जगह पढ़ेंगे। बाकी इन्हीं से प्रश्न पूछता है, इनसे ज्यादा पशुपालन के अंदर प्रश्न पूछता ही नहीं है किसी भी चीज से आपके। एक ये पशु प्रबंधन टॉपिक आएगा जिसके अंदर इसकी सामान्य जो चीजें होती है ना पशुओं की, वो वहां पढ़ने को मिलेगी। जैसे ऊंट अपन पढ़ रहे थे, तो ऊंट से हमसे नाड़ी दर पूछ लेता है, बताइए ऊंट की नाड़ी दर कितनी होती है। तो ऊंट की जो नाड़ी दर होती है वो 28 से लेकर 32 प्रति मिनट होती है आपके। और ऊंट की श्वसन दर भी पूछ लेता है कि बताओ ऊंट की श्वसन दर कितनी है, तो 5 से लेकर 12 प्रति मिनट आपके। 5 से लेकर 12 प्रति मिनट जो ऊंट की श्वसन दर है, और नाड़ी दर पूछ ली जाए तो 28 से लेकर 32। ये हम प्रबंधन पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है ना, अलग अलग टॉपिक में पढ़ने को मिलेंगे आपके। प्रजनन जो हम ये पढ़ रहे हैं ना, कितने दिन में ये प्रजनन योग्य हो जाते हैं, ये जब हम प्रजनन एक टॉपिक आएगा पशु प्रजनन, उसके अंदर भी पढ़ेंगे। जैसे अबे 28 से 32। हाँ, और मैं आपको बताऊं, एक आपके दोनों बुकें अभी तो प्रेजेंट टाइम 11th और 12th दोनों ही बुकें 28 से 32 ही रखती हैं, ठीक है। 18 से 32 नहीं आता, 28 से 32। अगर किसी बुक ना, ये कहते हैं ना नॉर्मल लिख रहे हो, तो बुक होती है, या तो कोई अच्छे यानी गाइड होती है कोई, या तो अच्छी बुक से देख लो, या एनसीईआरटी में जरूर मैं आपको बता दे रहा हूँ, उस पर अभी एनसीईआरटी पे भरोसा कर सकते हो। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में क्या नई बुक आई है ना, उनके अंदर मिस प्रिंट बहुत ज्यादा है। जैसे अपन ये जो ऊँट पढ़ रहे हैं, ऊँट के अंदर हम पढ़ते हैं कि ऊँट को प्रत्येक दिन जो शुद्ध पदार्थ की मात्रा दी जाती है, वो ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी देनी चाहिए, तो वो कुल अपना जो भार है ना, उसका 1.5 से लेकर 2 kg तक, आप कहेंगे कि 1.5 से लेकर 2 kg तक आपके दिया जाता है। दूसरा हम पढ़ते हैं कि इसको नमक की मात्रा दी जाती है, ऊँट को नमक दिया जाता है इसके, जैसे खाना है ना, उसको पचाने के लिए, खाना जो होता है उसे पचाने के लिए नमक दिया जाता है प्रत्येक दिन। तो जो पुरानी बुकें हैं ना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, वो लिखती थी कि 35 से लेकर 40 ग्राम तक नमक देना चाहिए आपके। लेकिन अभी जो नई जो बुकें हैं ना, वो लिख रही है 75 से लेकर 150 ग्राम तक नमक देना चाहिए आपके। ये दोनों ही, पहले की जो बुकें जितनी भी आती थी तो 75 से लेकर आपके 35 से लेकर 40 ग्राम तक ही नमक दिया जाता है। लेकिन कई बार हो सकता है हमें नहीं दे वहाँ ऑप्शन में, और 75 से लेकर 150 ग्राम दे दें। तो ये चीजें हैं कि नई जो बुक है उनमें तो कहीं में मिसप्रिंट भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं आपके, है ना। पुरानी या फिर कोई अच्छी बुक हो, उसको आप देख सकते हो, पुरानी बुकों को ज्यादा मान सकते हो। नई बुकों के अंदर तो मैंने आपको वैसे नॉर्मल जो प्रश्न है उनमें भी बताया था कि कई जगह मिसप्रिंट है उनके अंदर, तो ना तो उनको ज्यादा अपन मान सकते हैं कि उनके अंदर है तो मतलब फिक्स ही है। और कुछ चीजें एनिमल हस्बेंड्री में क्या है, जब देता है तो हमें रेशियो में देता है,
और उसमें एग्जिट मिल जाती है कि ये है। अब एग्जिट का मतलब रेशियो जरूरी है कि आपको पूछ लेता है हमसे अक्सर कि जो सामान्य जैसे ऊंट का ही ले लो कि ऊंट कितने से कितने वर्ष में लगभग यौन आरंभ शुरू हो जाता है, तो हमने पढ़ा 5 से लेकर 6 वर्ष तक। वो 5 से 6 ही देगा, और उनके अंदर मिल जाता है 5 वर्ष के अंदर हो जाता है। किसी में मिल जाएगा 3 वर्ष में। ये जो मादा ऊंट है वो आपके यौन आरंभ शुरू हो जाता है, और ये को जनन की जो क्षमता है वो कितने वर्ष में विकसित हो जाती है, तो 3 वर्ष के अंदर विकसित हो जाती है। ये चीजें हैं, वहाँ थोड़ा सा उल्टा सीधा चलता रहता है, तो उनको ज्यादा वो रखने की आवश्यकता है नहीं। हाँ, ये है लगभग आपको जो लगभग का चीज है 100% चीज ऑथेंटिक बताई जाएगी। मैं कई बार चेंज भी करवा देता हूँ। जैसे आपको एक दो चीज़ें बीच में मैं चेंज करवा दी थी कि भाई पहले ये चीज़ें थी, अभी प्रेजेंट टाइम में ये है। मैं पहले जो क्लास थी उसके अंदर पढ़ाया था कि पहले जो ऊँट थे सबसे ज़्यादा आपके बाड़मेर के अंदर थे, लेकिन ये क्या है थोड़ा चेंज होता रहता है ये चीज़ें। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में ऊँटों की सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे कम की बात करें तो पहले बाड़मेर था, अभी सबसे कम में प्रतापगढ़ है आपके। तो प्रतापगढ़ में चेंज करवाया था, आपको बताया था कि ये चीज़ें और कई चीज़ें घटती और बढ़ती रहती हैं। जैसे नस्लें हैं, नस्लों का रजिस्ट्रेशन है ना वो बढ़ता रहता है। 2 महीने पहले मान लो आपने पढ़ लिया कि 50 नस्लें हुआ करती थी, हो सकता है कि 3 नस्ल और मान्यता प्राप्त हो गई हो, 3 नस्लों को और मान्यता दे दी गई। और मान्यता देने का जो कार्य करता है वो राष्ट्रीय पशु अनुसंधान अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो है, करनाल हरियाणा में। ठीक है ना। उसकी पहले बेंगलुरु में स्थापना हुई थी, अभी हरियाणा में स्थित है, उसके द्वारा रजिस्टर्ड की जाती है। तो नस्लें हो सकता है कि 3 नस्ल और रजिस्टर्ड कर दी हो, और आने वाले 2 महीने के अंदर 2 और रजिस्टर हो जाए। तो नस्लें एक ऐसा वो रहेगा पशुपालन के अंदर जो बढ़ता रहता है आपके, है ना। एक इतना नहीं है कि आपने आज से मान लो 2 महीने पहले, मान लो 10 दिन पहले पढ़ लिया, और हो सकता है नए आंकड़े आ जाएं कि 3 नस्लें और रजिस्टर्ड हो गई। जैसे वनों के कई बार आंकड़े बढ़ते रहते हैं ना, कि भाई आपने साल भर पहले कोई चीज़ पढ़ी तो वो 6 महीने पहले कुछ पढ़ा, 6 महीने बाद चेंज हो जाएगा। तो वो चीज़ें यहाँ भी आंकड़े चेंज होते रहते हैं इसके अंदर। तो पशुपालन में कुछ चंद टॉपिक ऐसे हैं, 1 से 2 टॉपिक जिनके आंकड़े थोड़े बदलते रहते हैं, और वो बदलते रहेंगे तो आपको बताते रहेंगे। चलो भाई, देखो जैसलमेरी नस्ल है जिसे नाचना के नाम से जानते हैं, और मारवाड़ी नस्ल है जिसे गोमट के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट एक तो एक चीज ध्यान रखना, 3 नस्ल जो ये है आपके जैसलमेरी है, मेवाड़ी है और बीकानेरी है। इनमें से हमसे पूछता है सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है, तो बीकानेरी है। सबसे ऊंची नस्ल है बीकानेरी, और सबसे छोटी नस्ल कौन सी है, तो मेवाड़ी नस्ल आपके। दो चीज तो ये पूछता है कि ऊंट की सबसे बड़ी नस्ल और सबसे छोटी नस्ल। बड़ी का मतलब लेता है वो ऊंची से, तो सबसे ऊंची नस्ल या सबसे बड़ी नस्ल है बीकानेरी नस्ल, और मेवाड़ी जो नस्ल है ये सबसे छोटी नस्ल है आपके। दूसरा, सबसे लंबी टांगे मिलती हैं किसकी, तो जैसलमेरी नस्ल की। टांगे जो होती हैं वो लंबी होती हैं, बजाय ये को औरों के, तो ये जैसलमेरी नस्ल की होती हैं आपके, ध्यान रखना। अब इनकी विशेषताएं पढ़ते हैं अपन। जैसलमेरी नस्ल की उत्पत्ति पाकिस्तान से मानी जाती है, ध्यान रखना। पाकिस्तान का भी सिंध प्रांत है आपके। जैसलमेरी नस्ल है, इसको नाचना ऊंट के नाम से जानते हैं। और जैसलमेरी ऊंट रेगिस्तान में बहुत तेजी से दौड़ने के लिए हमसे पूछता है 2 तरह से प्रश्न। एक तो पूछता है कि तेज दौड़ने के लिए, एक पूछता है कृषि कार्य के लिए, बोझा ढोने के लिए। एक तो तेज दौड़ने के लिए पूछेगा, एक पूछेगा बोझा ढोने के लिए कौन सा उपयुक्त है। तो कृषि कार्यों के लिए और बोझा ढोने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त नस्ल है मेवाड़ी नस्ल, गोमठ नहीं है रे। ज्योग्राफी की चीजों को मैं आपको बता देता हूँ। ज्योग्राफी के अंदर जो पशुपालन का मास्टर नहीं लगता ना, पशुपालन के आंकड़े लिए जाते हैं ना। जो सबसे ज्यादा बोझा ढोने के लिए, सर्वाधिक भार ढोने के लिए अगर पूछा जाए कौन सी नस्ल उपयुक्त है, तो मेवाड़ी नस्ल है आपके। और तेज दौड़ने के लिए कोई नस्ल पूछी जाए तो जैसलमेरी नस्ल है आपको। और जैसलमेरी नस्ल की उत्पत्ति स्थल पूछा जाए तो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का भी सिंध प्रांत आपके। दूसरा, इसी को कहा जाता है नाचना नस्ल, और इसका जो प्रयोग करते हैं ना सेना के जवान करते हैं आपके। ये सेना पुलिस में कौन सी नस्ल के ऊंट को रखा जाता है, तो नाचना को, तेज दौड़ने के कारण रखा जाता है। इसकी जो रफ्तार मानी जाती है वो 60 से लेकर कह दो ये 80, 60 से लेकर 80 या 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ध्यान रखना रे, ये थोड़ा सा अपने को, क्योंकि 140 किलोमीटर प्रति घंटा तो बहुत ज्यादा हो जाती है, इतना तो आप भी जानते हो। तो आप ध्यान रखना 60 से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ सकता है आपके। ये पुलिस और भारतीय सेना इस्तेमाल, भारतीय पुलिस, ये को सेना पुलिस और भारतीय सेना के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ये को बीएसएफ के सैनिकों का प्रमुख वाहन मान सकते हो इसको आप। जैसलमेरी ऊंट है, इसकी ऊंचाई 7 से लेकर 9 फीट मिलती है आपके। मध्यम आकार का ऊंट है, इसको भी ध्यान रखना। मध्यम आकार का, जैसे 3 आपको बताए थे बीकानेरी
मेवाड़ी और जैसलमेरी। बीकानेरी नस्ल सबसे ऊंची, मध्यम नस्ल है जैसलमेरी और सबसे छोटी नस्ल है मेवाड़ी। आपके जो बोरजाड़ होने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है, सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है बोरजाड़ होने के लिए। आपके ऊंट की सवारी के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा जैसलमेरी ऊंट है, इसका रंग हल्का भूरे रंग का होता है और जैसलमेरी ऊंट की सबसे तेज चलने वाली, कोई बात नहीं, इतना सबको पता है, तेज दौड़ने वाली नस्ल है ये। नहीं, बोझड होने के लिए नहीं, सबसे उपयुक्त बोझड होने के लिए, भार उठाने के लिए आपके। और कृषि, हाँ, इसको मानते हैं कि कृषि कार्य के लिए उपयोगी है। संकर नस्ल है और ऊंची नस्ल है, सबसे सुंदर नस्ल है बीकानेरी नस्ल। आपके ऊंट की देखो बीकानेरी नस्ल है, इसकी उत्पत्ति बीकानेर से मानी जाती है, लेकिन इससे ये नहीं पूछेगा उत्पत्ति कहां से मानी जाती है। ध्यान रखना, संकरण है ये, क्रॉस ब्रीड है ऊंट की बीकानेरी नस्ल। और किस किस का क्रॉस है, तो आपका एक तो सिंधी और दूसरा बलूची। भाई उत्पत्ति तो बीकानेर से हुई है, क्योंकि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो बीकानेर में। जहां अनुसंधान संस्थान है, अनुसंधान तो वे ये कोई एक तरह से क्रॉस ब्रीड तो अनुसंधान से उत्पन्न करेंगे ना, तो बीकानेर इसका उत्पत्ति स्थल होगा। उसमें तो प्रश्न पूछेगा नहीं, सबको पता है कि अनुसंधान संस्थान हमारा बीकानेर में स्थित है, केंद्रीय अनुसंधान, तो उत्पत्ति वहीं से होगी। लेकिन पूछ लेगा कौन कौन से नस्लों की ये को क्रॉस ब्रीडिंग है, तो आपके बलूची और सिंधी नस्ल की क्रॉस ब्रीडिंग है। डायरेक्ट ये भी दे देगा कि बीकानेरी नस्ल बताइए कौन कौन से ऊंट का क्रॉस है, तो बलूची और सिंधी। या फिर पूछ लेगा कि सिंधी और बलूची का क्रॉस कौन सा ऊंट है, बीकानेरी, जो भारत का सबसे ऊंचा ऊंट है। आपके देखो ऊंट की सबसे ऊंची नस्ल है भारत की और सबसे सुंदर नस्ल है। आपके ऊंची भी है और सुंदर भी है बीकानेरी। दूसरा, कृषि कार्यों के लिए इसका उपयोग करते हैं, कृषि कार्यों के लिए इसका उपयोग करते हैं। बीकानेरी नस्ल है, ऊंट की सवारी, देखो ऊंट की सर्वाधिक ऊंची नस्ल है। दूसरा, इसकी ऊंचाई पूछ लेता है अक्सर, तो 10 से लेकर 12 फीट तक, वहां लगभग 7 से लेकर 9 फीट के आसपास मिलती है। या ये मान लो 6.5 से लेकर 8.5-9 फीट तक आपके ये जो जैसलमेरी नस्ल, ये इसके बाद में ये जो मेवाड़ी नस्ल है इसका आ जाता है। बाकी सबसे ऊंची नस्ल का ही पूछेगा आपसे कितनी ऊंचाई मिलती है, तो 10 से लेकर 12 फीट तक इसकी ऊंचाई मिल जाती है आपके। अच्छा, कौन सा, एक बार तो इसका देखो, सबसे सुंदर ऊंट है बीकानेरी नस्ल है। बोझा ढोने और कृषि कार्य दोनों के लिए इसे काम में लिया जाता है। लेकिन सबसे अच्छी नस्ल जो बोझा ढोने के लिए पूछ ली जाए, या सबसे अच्छी बहारवाई कोई नस्ल पूछे, या कृषि कार्यों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नस्ल पूछी जाए, तो मेवाड़ी नस्ल है आपके। काम को तो इसका भी है, भाई ऊंट पाल रहे हैं तो स्वाभाविक बात है बोझा ढोने के लिए, कृषि कार्य के लिए पाल रहे हैं। यदि दूध के लिए पाल रहे हैं तो फिर वो द्विप्रयोजनी नस्ल है, जैसे मेवाड़ी नस्ल को पाला जाता है। तो ये तो कोई बड़ी चीज नहीं, पालते सभी ऊंटों को इसी के लिए। बस ये है कि दौड़ने के लिए हमसे 2 चीज और पूछ लेगा कि दौड़ने के लिए, दौड़ जो लगाते हैं ऊंटों की दौड़ के लिए कौन सा नस्ल प्रसिद्ध है, तो नाचना नस्ल है। दूसरा, एक और आ जाता है, मुर्गों की लड़ाई तो बहुत बार पूछ रखी है कि लड़ने के लिए कौन सा मुर्गा प्रसिद्ध है, कड़कनाथ, है ना। और तो एक और आता है अश्लील, वो हमसे पूछ लेता है लड़ाई के लिए कौन सा ऊंट प्रसिद्ध है, तो आपको राइट आंसर करना है नाचना। हाँ, नाचना नस्ल है, वो दौड़ने के लिए और लड़ने के लिए प्रसिद्ध नस्ल है आपके। दौड़ने के लिए या तेज चलने के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो नाचला प्रसिद्ध है। जो जिसका उत्पत्ति स्थल तो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, पाया जाता है राजस्थान के जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों में। और ये को सबसे तेज गति से दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। जैसे हमसे गाय में पूछ लेता है कि कौन सी नस्ल की गाय है जो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है, कांकरेज और नागौरी नस्ल है जो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है आपके। इसी तरह से तेज चलने के लिए, तेज दौड़ने के लिए नाचना नस्ल या जैसलमेरी नस्ल प्रसिद्ध है, जो भारतीय सेना और दूसरा सेना की जो पुलिस है उसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, बीएसएफ के जवानों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है आपके। एक बीकानेरी नस्ल है जो बलूची और सिंधी नस्ल का एक क्रॉस है, सबसे ऊंची और सबसे सुंदर नस्ल है आपके। और इसी नस्ल को, बीकानेरी नस्ल को कहा जाता है छापरी। पूछ लेता है कौन सी नस्ल की, छापरी नस्ल के नाम से किसे जाना जाता है, तो बीकानेरी नस्ल को। देखो ध्यान रखना, एक तो बीकानेरी नस्ल है ऊंट की, और एक बीकानेरी जो नस्ल है ना, ये आती है आपके भेड़ की। ऊंट की भी बीकानेरी है और एक भेड़ की भी बीकानेरी है। और बीकानेरी जो भेड़ है ना, इसको कहते हैं मगरा। बीकानेरी भेड़ है, इसे मगरा कहा जाता है। दूसरा एक चीज ध्यान रखना, जो मगरा है ना, इसे बीकानेर की चौकला कहा जाता है। बीकानेर की चौकला, चौकला जो नस्ल है ये शेखावटी प्रदेश में पाई जाती है, जिसे भारत के मेरिनो कहते हैं। चौकला है, इसे तो भारत के मेरिनो कहते हैं। जबकि राजस्थान ये को बीकानेर की चौकला किसे कहा जाता है, तो इस मगरा नस्ल की भेड़ को कहते हैं, जो बीकानेर के आसपास मिलती है। बीकानेर ऊंट की नस्ल भी है बीकानेरी, और भेड़ की नस्ल भी है आपकी। भेड़ की जो नस्ल है उसे मगरा के नाम से जानते हैं, जबकि ऊंट की जो नस्ल है इसे छापरे के नाम से जानते हैं आपके।
ऊंट की नस्ल है, ऊंट को तो कहा जाता है छापरी ऊंट बीकानेर में, और जो भेड़ है ना इसको मगरा कहा जाता है। मगरा तो क्षेत्रीय बीकानेर में है आपके, मगरा क्षेत्र है बीकानेर के अंदर, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा है मगरा आपके। तो ध्यान रखना, मगरा है वो भेड़ की नस्ल है, बीकानेरी नस्ल है भेड़ की भी है और ऊंट की भी है। भेड़ की नस्ल को मगरा भी कहते हैं और दूसरा ऊंट की जो नस्ल है इसे छापरी कहा जाता है। ऊंट की नस्ल की विशेषता है कि सबसे ऊंचा ऊंट है बीकानेर वाला, और ऊंचाई सबसे ज्यादा मिलेगी, कितनी मिलेगी तो 10 से 12 फीट। सबसे सुंदर ऊंट है ये और कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त है। और बीकानेरी ऊंट का जो रंग होता है ना ये गहरा भूरा और काला होता है। कोई बात नहीं है, ऊंट का रंग कभी नहीं पूछेगा आपसे, ऊंट का रंग का प्रश्न कभी पूछा ही नहीं जाएगा। रंगों का प्रश्न पूछेगा भैंस गाय के अंदर आपसे, रंगों के जो प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे तांबे जैसी भैंस, तांबे जैसे रंग की भैंस पूछ लेता है, कौन सी है बताइए। बदावरी नस्ल है जिसकी दुग्ध सिराएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, पूर्ण अयन ये जो होते हैं वो पूर्ण विकसित होते हैं, और तांबे जैसा रंग होता है उसका, पूर्वी राजस्थान में मिलती है। इस यहाँ से ये रंग जो पूछे जाएंगे वो गाय भैंस से, ऊंट से रंग नहीं पूछेगा। नॉर्मल ध्यान रखना है कि इसका जो रंग होता है वो गहरा भूरा और काला होता है, लेकिन इसकी मुख्य विशेषता है कि इसके जो खोपड़ी है ना, खोपड़ी का आगे वाला भाग, यानी कि जहाँ खत्म होती है खोपड़ी, और जैसे अपने यहाँ से ये मान लो यहाँ खत्म हो गए, ठीक है ना, तो इसी तरह से इसकी फोटो दे रखी है क्या, हाँ, ये वाला जो स्थान है ना इसका, ये यहाँ एक गड्ढा पाया जाता है। ये जो गड्ढा पाया जाता है किस ऊंट के, तो बीकानेरी ऊंट के, और उस गड्ढे को क्या कहा जाता है तो स्टॉप, मतलब जहां खत्म हो रही है, ठीक है ना, वहीं स्टॉप कर दो। जहां बीकानेरी नस्ल है इसके ये को खोपड़ी जहाँ खत्म होती है ना बीकानेरी ऊंट की, वहीं स्टॉप होता है। तो यहाँ जहाँ खत्म होती है वहां इसके एक गड्ढा पाया जाता है, और उसी गड्ढे को कहा जाता है आपके स्टॉप। नॉर्मल ध्यान रखना, स्टॉप किस ऊंट की नस्ल में पाया जाता है तो बीकानेरी नस्ल, जो सबसे ऊंची है और सबसे सुंदर है। जैसे सबसे सुंदर नस्ल है भैंस की मुर्रा, जिसे ब्लैक ब्यूटी के नाम से भी जानते हैं, है ना, होती तो बहुत ज्यादा काली लेकिन चमकीली होती है, ठीक है ना। तो सबसे सुंदर नस्ल है वो भैंस की विश्व की। इसी तरह से ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल है बीकानेरी नस्ल। सबसे ऊंची नस्ल है बीकानेरी ऊंट की। सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है, सबसे ऊंची नस्ल पूछ ले गाय के अंदर, सबसे ऊंची नस्ल गाय की कांकरेज, कौन सी है, कांकरेज नस्ल। सबसे छोटी पूछ लिया हमसे गाय में कौन सी है तो बेचूर सबसे छोटी है, जिसे सुनंदनी भी कहते हैं, जिसे मिनिएचर भी कहते हैं आपके। गाय में पूछे सबसे छोटी नस्ल तो मिनिएचर हो गई, सुनंदनी हो गई, या बेचूर कह दो आपके। दक्षिणी भारत के अंदर पाई जाती है, केरल और तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्रों में। यही गाय की ऊंची नस्ल पूछे तो कांकरेज। यही ऊंट में आ जाए कि ऊंट की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है तो बीकानेरी, और सबसे छोटी नस्ल पूछे तो मेवाड़ी नस्ल आपके सबसे छोटी नस्ल रहेगी। और इसमें एक ये को स्टॉप पाया जाता है ऊंट ये को बीकानेरी ऊंट के अंदर ही। और स्टॉप होता क्या है तो जहां इसकी खोपड़ी समाप्त होती है वहां एक गड्ढे नुमा आकृति होती है, उस गड्ढे नुमा आकृति को ही स्टॉप कहा जाता है आपके। मेवाड़ी ऊंट है, इसका उत्पत्ति स्थल उदयपुर है। यह भी एक क्रॉस ब्रीडिंग है, लेकिन ध्यान रखना दीप योजनी नस्ल है। हाँ, ऊंट की दीप योजनी यानी कि ऊंट इसको पाला जाता है दूध और कृषि कार्य दोनों के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा उपयुक्त किसके लिए है तो कृषि कार्य यानी बोझा ढोने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। ये बोझा ढोने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त कोई नस्ल है तो वो आपके मेवाड़ी नस्ल है। और वैसे दीप योजनी नस्ल है, ये भी ध्यान रखना है, मेवाड़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है सबसे ज्यादा। इसकी विशेषता है इस ऊंट की, जैसे अपन ने पढ़ा, देखो जैसलमेरी नस्ल पढ़ी, उत्पत्ति पाकिस्तान में हुई, तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है, सेना के जवान इसे रखते हैं। और जैसलमेरी नस्ल को कौन रखेंगे, सेना के जवान प्रयोग में लेते हैं, बीएसएफ मान लो, भारतीय सेना मान लो, आपके आर्मी वाले। और इनकी जो पुलिस है ना, पुलिस का मतलब भारतीय जो सेना की पुलिस होती है ना उसके द्वारा उपयोग में लाया जाता है, जो आपके को बॉर्डर वाले क्षेत्र के अंदर, क्योंकि जहाँ रेगिस्तान है ना उसमें रेगिस्तान में तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। अपने स्वाभाविक बात है, तो रेगिस्तान तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध होने के कारण ये सेना के जवानों के द्वारा यूज में लाया जाता है। दूसरी चीज हमसे पूछ लेता है कि इसकी टांगे लंबी होती हैं, आंखें चमकीली होती हैं, चमकीली आंखें होती हैं, वो जैसलमेरी नाचना नस्ल की होती हैं। हमने बीकानेर पढ़ा कि बीकानेरी नस्ल है, ये सबसे सुंदर नस्ल भी है, सबसे ऊंची नस्ल भी है, और कृषि कार्य के लिए उपयुक्त में लेते हैं, यानी उपयोग में लेते हैं इसे। और दूसरा दो नस्लों की क्रॉस ब्रीडिंग है, एक तो बलूची और दूसरा सिंधी, दोनों नस्लों की क्रॉस ब्रीडिंग यानी कि संकर नस्ल है। और ये सबसे सुंदर भी है। इसका जहां खोपड़ी खत्म हो जाती है उस स्थान पर एक गड्ढा पाया जाता है, उस गड्ढे को कहा जाता है स्टॉप आपके। दूसरा इसी का जो नाम पूछ ले, जैसे जैसलमेरी को हम नाचना कहते हैं, उसी तरह से बीकानेरी जो नस्ल है उसे छापरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
छापरी। अब ये मेवाड़ी जो नस्ल है ना, इसकी भी एक विशेषता, उन दोनों की अलग अलग विशेषताएं हो गई भाई। वो सबसे ऊंचा पाया जाता है, उसकी टांगे लंबी होती है, चमकीली होती है जैसलमेर वाले की। मेवाड़ी नस्ल के कई बार ऊंट का देखा होगा, जो नीचे वाला होठ है ना, वो सबसे ज्यादा लटका हुआ रहता है। लटका हुआ तो सबका ही रहेगा, लेकिन जो मेवाड़ी नस्ल है ना, ये वाला जो हिस्सा है ना, इसमें लटका हुआ रहता है। जाना को कुबेर नहीं लगा लेते हैं कि लोग, है ना, तो उनके होठ नहीं लटक जाते हैं। उस तरह से इसके ये को कुबेर लगाने वाला ऊंट भी ध्यान रख सकते हो, कौन सा है तो मेवाड़ी ऊंट है आपके, ठीक है। इसका जो नीचे वाला ऊंट है ना, वो बहुत ज्यादा लटका हुआ रहता है। नीचे वाला जो ऊंट है वो बहुत ज्यादा लटका हुआ रहता है। किस नस्ल में तो मेवाड़ी नस्ल में। बोझा ढोने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नस्ल मानी जाती है मेवाड़ी नस्ल आपके। ये को कृषि कार्यों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त नस्ल कौन सी है तो मेवाड़ी, जो कि द्वीप प्रयोजनी नस्ल है। इसको दूध के लिए पालते हैं, और दूध में विटामिन सी की मात्रा मिलती है, और इंसुलिन सबसे ज्यादा मिलता है। इसके कारण ऊँटने का जो दूध है, इसका प्रयोग किस में करते हैं तो मधुमेह रोग में आपके इसका प्रयोग करते हैं। इसके मुंह के नीचे का जो होठ है वो लटका हुआ दिख भी रहा होगा ना सबको। अब यहां से अब तो क्लियर दिख रहा होगा नहीं, इसमें फिर भी कम दिख रहा है, इसको बहुत ज्यादा लटका हुआ नॉर्मल तो सभी ऊँटों में मिलता है, लेकिन बहुत ज्यादा लटका हुआ जो मिलता है वो मेवाड़ी नस्ल में मिलता है। तुम फोटो लेके आया करो, और साथ में जो आपकी तुम्हारी ओर देखे ना पीछे की तरफ, उनको फोटो दे दिया करो। हाँ, कुछ लोग देखते रहते हैं। हाँ, ये पंजाबी नस्लों से उत्पन्न किया गया संकर ब्रीड ये भी है। ऊंट की कुछ विशेषताएं हमने पढ़ ली थी। कुबड़ पाया जाता है, पढ़ लिया था कि ऊंट के अंदर कुबड़ पाए जाते हैं। एक भी पाया जाता है और दो भी। जिनमें एक पाया जाता है उन्हें कहते हैं कैमेलस ड्रोमेडेरियस। जिनमें दो पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं कैमेलस बैक्टीरियंस। दो पाए जाते हैं उनको कहते हैं कैमेलस बैक्टीरियंस, और एक वाले को कहते हैं कैमेलस ड्रोमेडेरियस। और कुबड़ के अंदर पाया जाता है वसीय उत्तक। क्या पाए जाते हैं? वसीय उत्तक पाए जाते हैं कुबड़ के अंदर। दूसरा, इसी जो कुबड़ है, इसका आकार हमसे अक्सर पूछ लेते हैं, तो लगभग इसकी जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है तो 50 सेंटीमीटर, और परिधि यानी कि घेरा जो होता है वो 200 सेंटीमीटर का होता है। ये भी ध्यान रखने की बात है। ऊंट को रहने के लिए स्थान चाहिए 70 से लेकर 100 वर्ग फीट आपके, ध्यान रखना। 70 से लेकर 100 वर्ग फीट लगभग इसके आवास के लिए जगह चाहिए होती है, नॉर्मल एक सामान्य ऊंट के लिए आपके। ऊंट के जो पैर के पंजे हैं ना, इनकी हड्डियां चौड़ी होती हैं, चपटी होती हैं, और गद्देदार चमड़ी होती है। गद्देदार चमड़ी धसी हुई होती है, चमड़ी में धसी हुई होती है हड्डियां आपके। ऊंट के चलने पर दबाव के कारण गद्देदार पंजा फैलता है, तो ये कोई बड़ी चीज अपने से पूछने लायक है नहीं, ठीक है ना। ये फैलता है या नहीं फैलता है, इन चीजों को कभी भी नहीं पूछेगा पशुपालन में आपसे। तो पूछने लायक चीजें होंगी आपको बता देंगे। आपके यहाँ से पूछ लेगा ये जो कुबड़ है, एक तो इन एक या दो कुबड़ वाले ऊँटों में ये पूछ लेता है गर्म प्रदेशों में कौन सा पाया जाता है, ठंडे प्रदेशों में कौन सा पाया जाता है। अरबियन एक कुबड़ वाले को कहते हैं, इनका जूलॉजिकल नेम पूछ लेता है। डायरेक्ट पूछ लेगा दो कुबड़ वाले ऊँट का जूलॉजिकल नेम बताइए। या लद्दाख के आसपास के क्षेत्र में पाया जाता है, और वो जो एक कुबड़ वाला है वो भारत में पाया जाता है, पाकिस्तान में पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, बांग्लादेश वगैरह में यही पाया जाता है एक कुबड़ वाला आपके। ये ध्यान रख सकते हो। गर्म प्रदेश जहां भी है ना, वहां एक कुबड़ वाला, ठंडे प्रदेश मिलेंगे वहां दो कुबड़ वाला आपके। इसकी जो कुबड़ है उसका आकार पूछ लेता है, ऊंचाई कितनी है तो आपके 50 सेंटीमीटर, और परिधि कितनी होती है यानी घेरदार कितना होता है तो 200 सेंटीमीटर होता है आपके। और इसमें पूछता है कुबड़ में क्या पाए जाते हैं, वसीय उत्तक। वसीय उत्तक पाए जाते हैं, और दूसरा वसीय उत्तक कुबड़ के अंदर पाए जाते हैं। साथ साथ इसकी जो चमड़ी होती है ना, वो मोटी होती है, और मोटी जो चमड़ी है उसके कारण जो पसीने के रूप में पानी का आस होता है ना, वो कम होता है ऊंट के अंदर। पसीने के रूप में पानी का आस कम होगा। दूसरा, जो इसके शरीर के ऊपर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, बारीक बाल पाए जाते हैं, वो इंसुलेटर का कार्य करते हैं। इसके कारण ही हम पढ़ते हैं कि जो ऊंट है, ये सबसे ज्यादा समय तक, ऊंट एक ऐसा पशु है जो सबसे ज्यादा समय तक बगैर पानी पिए रह सकता है, लगभग 8 से लेकर 10 दिनों तक। मैक्सिमम 10 दिनों तक हम कह सकते हैं। हमसे अगर रेशो में पूछे तो 8 से 10 दिन कहेंगे। कई बार 8 से 10 दिन नहीं देकर वो हमें 7 से 10 दिन भी दे देता है। 8 से 10 दिन नहीं देकर 7 से 10 दिन, वो हम ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर वो हमको एक एक करके देता है तो हम बताएंगे कि 10 दिनों तक ये बगैर पानी पिए रह सकता है। और ऊंट एक बार में अधिकतम कितना पानी पी सकता है तो 135 लीटर पानी पी सकता है ऊंट, क्षमता है ऊंट की ये। और इसका ये भी पूछ लेता है कि कई बार पूछा हुआ है कुबड़ के अंदर कौन से उत्तक पाए जाते हैं, तो वसीय उत्तक पाए जाते हैं आपके। अच्छी पकड़ होती है, रेगिस्तान का जहाज इसे कहते हैं, हमने पढ़ लिया था। ऊंट एक शांत, धैर्यवान और सहनशील प्राणी होता है, ये गलत फहमी है, इसका शिकार तुम मत हो जाना, है ना।
हाँ, कभी इसके चक्कर में आके कि शांत है, सहनशील है, जब सल्ट आता है तो बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना। हाँ, तो देखो ऊंट है, इसमें याद रखने की अद्भुत क्षमता होती है, लेकिन जब भूल जाता है तो पता भी नहीं लगता कब सल्टा दिया, चाहे वो मालिक ही क्यों ना हो। कई जगह तो आती होंगे, आप भी देखते हो, कई वीडियो आ जाती हैं। हाँ, अच्छा, तो आप भी गए थे क्या एक दो बार? अच्छा अच्छा, ठीक है। होता है ऐसा, भूल जाता है ऊँट। ऊँट का विशाल शरीर होने के कारण तेज धूप सहन नहीं कर पाता है, किंतु बड़े बड़े आकार के जो ऊँट होते हैं, छोटे आकार के ऊँटों की अपेक्षा अधिक गर्मी, देखो सुनो, ऊँट के अंदर गर्मी सहन करने की क्षमताएं ठीक ठाक होती हैं, ये ध्यान रखना है आपको, गर्मी सहन कर सकता है ऊँट। फिर बियर्ड जैसी स्थिति होती है इसकी, ठीक है ना। बाकी ये है कि इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा अन्य जो पशु हैं उनसे ज्यादा परिवर्तित होता है, यानी कि सबसे ज्यादा परिवर्तित होने वाला अगर कोई, यानी टेम्परेचर कौन सा पशु है जिसके अंदर सबसे ज्यादा परिवर्तित होता है, तो वो ऊँट है। ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा आपसे, तो टेम्परेचर से प्रश्न पूछेगा, तापमान से, कि सबसे ज्यादा तापमान कौन से पशु का, तापमान का मतलब परिवर्तित तापमान अपने से पूछेगा कौन से पशु का है, तो ऊँट का देखने को मिलेगा आपको। आहार की व्यवस्था है, ये जरूर पूछ लेता है कि ऊंट को आवास कितना चाहिए होता है, रहने के लिए जगह कितनी चाहिए, और आहार कितना चाहिए होता है, यानी खाने पीने की सामग्री कितनी चाहिए होती है। तो हरा चारा वैसे ऊंट के लिए उपयोगी नहीं होता है, मैं आपको बताता हूँ, नहीं भी देते हैं तो काम चलता है। ऊंट एक ऐसा पशु है जिसको हरे चारे की आवश्यकता ही नहीं होती है, लेकिन अगर हरा चारा दिया जाए तो और भी ज्यादा बेस्ट काम होता है। कहने का मतलब है कोई बुरी बात भी नहीं कि देना ही नहीं, अगर दे दिया तो कोई बीमारी हो जाएगी, बीमारी कुछ नहीं होती, लेकिन ऊंट एक ऐसा पशु है जो सूखे चारे से काम चला लेता है। अगर इसको हरा चारा दिया भी जाए ना, तो लगभग 25% हरा चारा दे सकते हैं प्रत्येक दिन इसको। कुल जो इसको आहार दिया जाता है, उस आहार का जो फीड दिया जाता है प्रत्येक दिन, उस फीड का 25% फीड दे सकते हैं इसको हम। 25% भी जो कुल फीड है उसका हरा चारा दे सकते हैं। नॉर्मल हमसे पूछ ले कि ऊंट को, एक स्वस्थ ऊंट के लिए कितना हरा चारा प्रत्येक दिन दिया जाना चाहिए, तो वो 25%। ये कुछ लोग क्या करते हैं कि उसमें कुछ ये आ जाते हैं, इनमें से कोई नहीं, या बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए, ऑप्शन के अंदर आ जाते हैं ऐसे, ध्यान रखना। तो ये नहीं करना है, कई लोगों के दिमाग में होता है कि ऊंट तो हरा चारा खाता ही नहीं है। ये बात सही है कि ऊंट बगैर हरे चारे के जीवन यापन कर सकता है, लेकिन ऊंट को कितना हरा चारा दिया जाना चाहिए कि खिलाते हैं, तो अधिकतम उसके शरीर का या कुल जो उसको फीड दिया जाता है ना, उसका 25% हरा चारा दिया जाना चाहिए प्रत्येक दिन आपके। इनमें से पूछ लेता है ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी, यानी शुष्क पदार्थ की जो मात्रा है वो कितनी दी जानी चाहिए प्रत्येक दिन। तो इसका जो शरीर है ना, शरीर के बाहर का लगभग 1.5 से लेकर 2% शुष्क पदार्थ ऊंट को खिलाने चाहिए। यह प्रश्न कई बार पूछ रखा है। एक तो नमक वाला कि कितना प्रतिशत नमक दिया जाना चाहिए, यानी कितने ग्राम दिया जाना चाहिए, प्रतिशत नहीं पूछेगा, उसमें ग्राम पूछ लेगा कि एक स्वस्थ जो ऊंट है उसको प्रत्येक दिन कितने ग्राम नमक दिया जाना चाहिए। तो वो आपके देखो, या तो आपको मिल जाएगा 35 से लेकर 40 ग्राम, तो पहला तो 35 से 40 ग्राम सही है। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता है तो नई जो बुकें आ रही है ना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, उनके अनुसार 75 से लेकर 150 ग्राम तक नमक प्रत्येक दिन देना चाहिए इसको। 75 से लेकर 150 ग्राम नमक ध्यान रखना है कि ऊंट को प्रत्येक दिन देना चाहिए। हरा चारा कितना देना चाहिए, तो 25% इसको हरा चारा देना चाहिए। वैसे अलग अलग समय ऊंट को अलग अलग दिया जाता है खाना, यानी कि एज के अकॉर्डिंग खाना दिया जाता है उसको, जो भोजन सामग्री दी जाती है, चारा खिलाया जाता है, वो एज के अनुसार खिलाया जाता है आपके। इनमें जैसे देखो, 1 वर्ष तक का जो ऊंट है इसके लिए सूखा चारा कितना देना चाहिए प्रत्येक दिन। और आपको बता देता हूँ, ये प्रश्न है जो पूछे जाते हैं खूब, ऐसा नहीं है नहीं पूछता है, यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है सामान्यतः, गाय भैंस में पूछ लेता है इन प्रश्नों को आपके, जागते रहो भाई। तो इसमें थोड़ा सा इधर ही ध्यान दें, है ना। 1 वर्ष तक का जो ऊंट है इसको सूखा चारा कितना देना चाहिए, सूक्ष्म पदार्थों आपके, ये को सूखा चारा देना चाहिए आपके 2.5 किलो तक, और दाना देना चाहिए आधा किलो तक आपके। इसके बाद में ऊंट की उम्र जब 2 वर्ष तक का ऊंट हो, तो 1 वर्ष से लेकर 2 वर्ष तक 5 किलो, इनको बढ़ाते जाओ वैसे आप, लगभग 2.5 किलो के एवरेज में बढ़ा दो। इसको 8 नहीं करो, इसको 7.5 भी कर लोगे चलेगा आपके, ठीक है ना। तो 2.5 से 3 किलो के एवरेज में एक को याद करो, इनको याद करने का एक एक को करोगे तो 10% यहाँ से याद करोगे और 10 को भूल जाओगे। लेकिन इसका याद करने का तरीका क्या है कि इसमें तो लगभग आधा किलो बढ़ाते चलो एज के अनुसार। यहाँ भी एज कितनी बढ़ रही है, 1 से 2, 2 से 3 और 3 वर्ष से अधिक, एक एक वर्ष ही तो बढ़ रही है ना। तो एक को याद कर लो, और जहां 1 वर्ष बढ़ती है वहीं आपके 2.5 किलो, तो यहाँ पर सूखा चारा बढ़ा दो और इधर से आधा किलो दाना बढ़ा दो इस
सही आंसर आ जाएगा आपके। ठीक है ना, एक को याद कर लो कि ऊपर वाला याद कर लिया कि भाई जब 1 वर्ष तक का हो ना, यानी कि जन्म से लेकर 1 वर्ष तक जो सूखा चारा दिया जाता है वो 2.5 किलो दिया जाता है, और इसको जो फीड दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, तो ½ किलो दाना जो दिया जाता है, एक तरह से ये कह देते हैं अपने ड्राई फ्रूट जिसको कहते हैं, तो इनका जो ड्राई फ्रूट होता है दाना, पशुओं का ड्राई फ्रूट कह सकते हैं। तो दाना जो दिया जाता है वो आपका ½ किलो, अब इसको बढ़ाते जाओ आप जैसे जैसे चलता है, ½ किलो का 1 किलो कर लो, 1 का 1.5 कर दो, 1.5 का 2, 2 का 2.5 आपके, इधर भी 2.5, 2.5 के एवरेज में बढ़ाते जाओ इनको, इस तरह से याद कर लेने हैं आपको। बताओ रे, कोई समस्या है क्या? उसको वो लार लार निकलती है मुंह से। क्या? अच्छा, जीभ बाहर निकालने की, जीभ आती है इसकी बाहर, जीभ बाहर आती है जीभ, लेकिन जीभ बाहर निकालने को तो कुछ नहीं कहोगे, लेकिन जो झाग आते हैं ना उठ के, झागों को कह देते हैं, बिजलाना कहते हैं, बिजलाना। जो झाग होते हैं ना, झाग। हाँ, नहीं नहीं, विशेष प्रकार की प्रजाति नहीं निकालती, ऊंट की ये क्षमता है कि वो एक तो जीभ है ना, जीभ उसको बाहर साइड से निकाल देता है, और जो ऊंट खाता रहता है तो जो झाग बनते हैं ना, वो झाग बाहर आते रहते हैं, जिसे बिजलाना भी कहा जाता है आपके। जो झाग है उनको बिजलाना कहा जाता है, बाकी जो जीभ निकालते हैं उसको विशेष को नहीं, ऊंट की क्षमता है, ऊंट अपनी जीभ बाहर निकाल देता है कई बार। गलधर वो एक क्षेत्र विशेष की भाषा में कहते हो है ना, गलधर जो बाहर आता है, इनका जीभ बाहर जो आती है उसी को कहते हैं, वो साइड में इधर से निकल के बाहर आ जाती है, ऐसा लगता है जैसे वो लीवर बाहर आ गया हो, समझ रहे हो? तो वो गलधर देशज भाषा में कहते हैं उसको, और बिजलाना कहा जाता है वो जो झाग बनते हैं उनको आप। चलो, ऊंट के लिए भूसा और फलीदार चारे का अनुपात 1 अनुपात बरोबर दिया जाना चाहिए, इतना ध्यान रखो। 1 अनुपात का मतलब भूसा और जो आपके ये को फलीदार चारा दिया जाता है वो बरोबर मात्रा में होने चाहिए, कोई बात नहीं। और भूसा और जो फली है ना, यानी कि ग्वार की जो फली और भूसा दिया जाता है या मोठ की फली दी जाती है, अक्सर इसका सबसे पौष्टिक आहार है, ध्यान रखना, ग्वार की फली। ऊंट का पूछ ले कि सर्वोत्तम आहार कौन सा है, तो ग्वार की फली है। और आपके कहे भूसा और ग्वार की फली का जो अनुपात होना चाहिए वो कितना, तो 65:35 होना चाहिए आपके। इसको ये पूछते थे अनुपात अक्सर, इन्हीं में वहां तो सबको याद रह जाएगा, काली भैंस कौन सी है, तांबे वाली कौन सी है ना। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कितने कितने अनुपात में इनको खाना दिया जाना चाहिए, फीड कितना दिया जाना चाहिए, तो वहां याद रखने का आपको ध्यान रखना है कि 2.5 किलो फीड दिया जाता है जन्म से लेकर 1 वर्ष तक। ठीक है, फीड का मतलब है जो सूखा चारा दिया जाता है, शुष्क पदार्थ दिए जाते हैं, और साथ साथ जो ड्राई फ्रूट दिए जाते हैं ना वो ½ किलो। अब इनको जैसे जैसे इनकी 1 वर्ष की उम्र बढ़े ना वैसे वैसे बढ़ा देना है, इसको डबल कर देना है और इसको भी डबल कर देना है, आपके आंसर आ जाएंगे आराम से। ठीक है, देखो, सूखा चारा पसंद करता है, लेकिन फिर भी इसको अगर आप हरा चारा खिलाना चाहोगे तो कितना खिला सकते हो, 25% खिला सकते हो, जो सेहत के लिए अच्छा होता है। वर्षा ऋतु में ऊँट के लिए चारा कोई बात नहीं है, इनको छोड़ दो। ऊँट की प्रजनन व्यवस्था है, हमने पहले ही पढ़ ली थी कि प्रजनन करने की जो प्रजनन योग्य कब हो जाता है, प्रजनन की क्षमताएं ये को जननांग सक्रिय कब हो जाते हैं, तो मादा के अंदर ये 36 से लेकर 48 माह के अंदर, 3 से लेकर 4 वर्ष में, और नर जो है 5 से लेकर 6 वर्ष में। अब चाहे माह में पूछे आपसे चाहे वर्ष में पूछे। रेट या मस्त की क्रिया किसे कहा जाता है, तो जो ऋतु काल होता है ना, या को ऋतु में जो होती है ना, हीट में आना, ऋतु में नहीं कहेंगे, हीट में आना या गर्मी में आने की जो क्रिया है ना उसको ऊंट के अंदर रेट या मस्त की क्रिया कहते हैं। पहला प्रश्न तो यहाँ से ये पूछता है कि रेट या मस्त की क्रिया कौन से पशु से संबंधित है, तो ऊंट से संबंधित है। आपको रेट या मस्त की क्रिया कौन सी होती है, तो जो मध्यकाल है ना, मध्यकाल में आना होता है वही रेट या मस्त की क्रिया कहलाती है आपके। मध्यकाल का मतलब है मध्यकाल के दौरान जब प्रजनन क्रिया होती है ना उसे कहा जाता है रेट या मस्त की क्रिया, अन्यथा तो मध्यकाल तो सबके बरोबर वही कहा जाता है, मध्यकाल ही इसके अंदर कहा जाता है। रेट या मस्त की क्रिया रहेगी जब इनके ये के प्रजनन जो करवाया जाता है, तो उसमें जो नर होता है ना उसके प्रजनन को कहा जाता है रेट, और जो मादा है उसके प्रजनन को कहते हैं मस्त। ठीक, एक चीज ये पूछ लेता है हमसे कि जो ऊंट है, इस ऊंट के अंदर जो प्रजनन करवाया जाता है इनका, ये को मैथुन क्रिया जो करवाई जाती है उसके लिए उपयुक्त समय कौन सा होता है, तो नवंबर से लेकर मार्च माह तक। नवंबर से लेकर मार्च माह तक अधिकतर जो ऊंट हैं वो गर्भित होते हैं, आपके ध्यान रखना। मादा जो ऊंट है उनके गर्भ धारण लगभग कब होते हैं, तो नवंबर से लेकर
मार्च माह तक होते हैं आपके। मादा ऊंट है, इसमें डिंब का स्खलन नर के लगभग ये को कितने घंटे बाद होता है, ये को मैथुन क्रिया का, तो आप ध्यान रखना 36 घंटे बाद। ये प्रश्न कई बार पूछ रखा है कि मैथुन क्रिया के कितने घंटे बाद में मादा जो ऊंट है इसके अंदर डिंब का स्खलन होता है, तो 36 घंटे बाद होता है। और मादा का गर्भकाल होता है वो 390 से लेकर 410 दिन का होता है। 390 से लेकर 410 दिन इसका गर्भकाल होता है। जबकि आपसे मध्य चक्कर पूछ लिया जाए तो 14 दिन का इसका मध्य चक्कर होता है आपके। ऊंट का अगर गर्भकाल पूछ लिया जाए मादा ऊंट का तो 390 से लेकर 410 दिन का इसका गर्भकाल होता है। और मध्य चक्कर पूछा जाए तो 14 दिन का होता है। मध्य चक्कर मैंने पहले भी बताया था, दो मध्य कालों के बीच का जो समय होता है उसे मध्य चक्कर कहा जाता है आपके। और यहाँ जो गर्भकाल पूछ लिया जाए तो 310 से लेकर 390 से लेकर 410 दिन का आपके। और ये अक्सर पूछा जाता है कि मादा ऊंट है इसमें डिंब का स्खलन कब होता है, तो ये को मैथुन क्रिया के 36 घंटे के बाद में होता है आपके। कोई बात नहीं, अब आगे चलो। ऊंट की आवास आपको बता दिया 70 से लेकर 100 वर्ग फीट की आवश्यकता होती है। और नांद जो होती है ना, जिसे अपन कहते हैं चारा रखने का, उसे कहते हैं नांद। चारा रखने के लिए नांद रेडीमेड भी आ रही है आजकल और बनाई भी जाती है नांद। तो जब बनाते हैं तो उसकी ऊंचाई पूछता है कितनी होनी चाहिए जमीन से, तो 3 फीट होनी चाहिए। किसकी? ऊंट की जो नांद होती है उसकी ऊंचाई। घोड़े की नहीं है, ध्यान रखना। घोड़े की लगभग 5 फीट होनी चाहिए, 5 से 5.5 फीट ऊंचाई चाहिए घोड़े के लिए। जबकि ऊंट, सामान्य गाय भैंस, इनकी पूछ ले तो इनकी नांद की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होनी चाहिए? 3 फीट। ऊंट के लिए जो वैसे होनी चाहिए थी ज्यादा, लेकिन पूछा इसीलिए जाता है कि ऊंट के लिए नांद की जो ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए? 3 फुट होनी चाहिए। यानी कि खाना खाने के लिए जो ये इनका जो पात्र होता है ना, वो रेडीमेड भी आते हैं आजकल, पहले बनाए जाते थे। तो वो बनाए जाने वाले पात्रों को नांद कहा जाता है आपको। और नांद की जो ऊंचाई होती है वो 3 फीट। और इनके बैठने के लिए जगह कितनी चाहिए, यानी कि इनको बांधने के लिए, इनको पालने के लिए, अगर कोई ऊंट पालन की सोचता है ना, तो उसको एक ऊंट पाल रहा है, कितनी जगह की आवश्यकता होगी? 70 से 100 वर्ग फीट की आवश्यकता होगी आपके। ऊंट की सामान्य बीमारी है, ऊंट को खुजली हो जाती है, वो पाव बराबर। ठीक, पाव खुजली होती है किसमें? ऊंट के अंदर। एक इसका पाई का रोग है, लेकिन सबसे फेमस पूछ लेगा, सर्रा या तिवर्सा। सर्रा रोग है ऊंट का, इसे तिवर्सा भी कहते हैं। एक बार हो गया 3 साल के लिए होता है, ऐसा कहते हैं। तिवर्सा रोग है, उसको तिवर्सा नाम इसीलिए दिया गया है कि एक बार किसी ऊंट को हो गया तो वो 3 साल के लिए हो जाता है आपके। एक बार अगर हुआ तो कितने वर्ष को होगा? 3 को। और ऊंट में कितने रोग मुख्य हैं? तो 3 रोग हैं आपके। एक तो ध्यान रखना पाई का होता है, और एक खुजली होता है, और दूसरा सर्रा या तिवर्सा। ठीक है, तीनों में अलग अलग पूछ लेता है। देखो ये तो जो है फास्फोरस की कमी के कारण होता है पाई का रोग। एक फास्फोरस की कमी के कारण मैं आपको बता देता हूँ, गायों के अंदर भी रोग होता है और ऊंट के अंदर भी होता है। गाय क्या करती है, जब फास्फोरस की कमी हो जाती है ना, तो अवांछित जो पदार्थ होते हैं ना उनको खाने लग जाती है, उसकी भूख बढ़ जाती है। कई बार क्या होता है, जो कोई व्यक्ति उसको देखभाल करने वाला जो व्यक्ति है उसके यहाँ भी बटके भरने लग जाती है। तो ये जो रोग होता है ना, गायों के अंदर अवांछित पदार्थों को खाना और ये को आवश्यकता से ज्यादा भूख लगना, ये सब किसके कारण होता है? लकड़ी को चबाकर खाना। अरे लकड़ियों को खाने लग जाती है गाय, तो वो फास्फोरस की कमी के कारण होता है। और यहाँ जो ऊंट में फास्फोरस की कमी के कारण होता है वो पाई का रोग होता है ना। सीधा ही प्रश्न पूछ लेगा पाई का कौन से पशु का रोग है, तो ऊंट का किसके कारण हो जाता है? तो फास्फोरस के कमी के कारण। दूसरी चीज फास्फोरस, ये पूछ लेगा पाई का रोग किसकी कमी के कारण होता है। हम रोगों में पढ़ेंगे, रोग और रोकथाम पढ़ेंगे उनकी, उसमें भी इसको पढ़ेंगे। तो पाई का है ये फास्फोरस की कमी के कारण होता है। जबकि पाव खुजली है, ये एक परजीवी जनित रोग है। हमसे सबसे पहले जो रोग पूछे जाते हैं ना, आगे हम रोग का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें इस चीज को पढ़ेंगे। रोगों से जो प्रश्न पूछता है सबसे पहले यहीं से पूछता है, कौन सा परजीवी जनित है, कौन सा जीवाणु जनित है और कौन सा विषाणु जनित है आपके। इस तरह से पहला प्रश्न पूछा जाता है जो रोग है उनके अंदर। उसके बाद पूछे जाते हैं उनके लक्षण, और ये कौन कौन से पशुओं में होते हैं, इनका निदान क्या है, ये चीजें बाद में। पहला सबसे छोटा प्रश्न जो बनता है रोगों का यही बनता है कि जीवाणु जनित कौन सा है, विषाणु जनित कौन सा है। तो ये ध्यान रखना कि ये जो पाव खुजली रोग है ये परजीवी जनित रोग है। और कौन से परजीवी के द्वारा होता है? तो सरकोप्टिव, सार्कोप्टिव नहीं, ये सरकोप्टिव एक परजीवी है, इस सरकोप्टिव परजीवी के कारण होता है आपके। सरकोप्टिव कर लेना इसको। सरकोप्टिव परजीवी के कारण ऊंट में कौन सा रोग हो जाता है? तो पाव खुजली रोग हो जाता है, ध्यान रखना। अरे खुजली का जो रोग होता है ना ऊंट के अंदर, ये खुजली रोग होने के कारण इसके जो बाल है ना वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं। ऊंट के जो बाल हैं वो सोते उड़ने लग जाते हैं, गंजा हो जाता है, ये कह सकते हो आप। ऊंट गंजा कौन से रोग से होता है? तो पाव खुजली से। और किसके कारण होता है? तो सरकोप्टिव
एक परजीवी के कारण होता है, परजीवी जनित रोग है आपके। एक आता है सर्रा या तिवर्सा रोग। ये सर्रा या तिवर्सा रोग है, ये आपके किसके कारण होता है ये पूछ लेता है। ट्रेपोनोसोमा इवनसाई रोग के वो परजीवी के कारण होता है ये। ट्रोपेनोसोमा इवनसाई एक परजीवी है, उसके कारण हो जाता है, 3 वर्षों के लिए होता है, एक बार हो जाता है। तो इसके लक्षण मैं आपको बताता हूँ। देखो, सर्रा या तिवर्सा, दो चीज तो पहले इसका ये ध्यान रखना कि ये परजीवी जनित रोग है। दिमाग में पाव खुजली और सर्रा दोनों के दोनों, सर्रा को कहते हैं तिवर्सा रोग, ऊंट के अंदर होता है, दोनों परजीवियों के कारण होते हैं। सरकोप्टिव परजीवी के कारण तो होता है पाव जो खुजली हो जाती है ना, खुजली वो सरकोप्टिव परजीवी के कारण होती है। और ये सर्रा और तिवर्सा है, ये किस परजीवी के कारण होता है, तो ट्रोपेनोसोमा इवनसाई एक परजीवी है, इसके कारण हो जाता है। दूसरा हमसे पूछता है इसके लिए निदान क्या है, तो इसका जो निदान है, एक जैसे अपने आती है ना फिटकरी, फिटकरी उसका छिड़काव किया जाता है, जहां इसे बांधा जाता है मेन रूप से उसके आसपास उसका छिड़काव करना चाहिए। यानी कि जो इसकी मुख्य जो है ना, कि जहां इसे बांधा जाता है, रख रखाव है ना, इसका मुख्य अच्छा उपचार यही है कि देखभाल अच्छी करो। जहां इसके जो बाडे होते हैं ऊँट के, उनको एक तरह से को समय समय पर जैसे फिटकरी का घोल है उसका छिड़काव कर देना, यानी बचाए रखना। भाई ये जो परजीवी है उनसे बचा के रखो, ये इसका निदान है आपके। और ये जो परजीवी है रक्त में प्रवेश कर जाता है, ये भी ध्यान रखना। परजीवी कह दो, प्रोटोजोआ जनित कह दो, वो एक ही बात है तुम्हारे, उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ज्यादा का मतलब कैसा भी अंतर नहीं है, या परजीवी जनित कह दो या प्रोटोजोआ जनित कह दो। तो प्रोटोजोआ जनित या परजीवी जनित रोग है। सर्रा या तिवर्सा कौन से प्रोटोजोआ से होता है, तो ट्रोपेनोसोमा इवनसाई एक परजीवी के सरकोप्टिव के कारण खुजली हो जाती है। इसकी विशेषताएं सुनो। विशेषताओं का मतलब कैसे पता लगे कि भाई सर्रा या तिवर्सा हो गया है। ऊंट कमजोर हो जाएगा, थकान होने लगेगी, उसको कमजोर हो जाएगा, थकान होने लगेगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मतलब बुखार हो जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे करके जो कुबड़ है ना, कुबड़ वो कमजोर होने लगती है। अगर 3 वर्षों तक रह गया ना, साफ ही हो जाएगी कुबड़, कुबड़ रहित हो जाते हैं ऊंट, ठीक है। दूसरी चीज है कि जो आंखें हैं ना, उनकी चमक कम होने लग जाती है। जैसे हम पढ़ा कि जैसलमेरी नस्ल है, नाचना नस्ल, सर्वाधिक चमकीली आंखें, उसकी आंखों की चमक कम हो जाती है। इसके अंदर गर्भपात की जो कंडीशन है, गर्भपात बार बार होने लगता है मादा पशुओं के अंदर। पैर में सूजन आ जाता है, और पैर के सूजन के साथ साथ हम कहेंगे कि जो नर पशु हैं उनके अंडकोश सूज जाते हैं। दोनों पैर और अंडकोशों में सूजन आ जाता है, इसके कारण चलने में थकान होती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब बुखार हो जाता है। मादा पशुओं में गर्भपात होते हैं बार बार, वो इसी की ये देन है आपके। ट्रोपेनोसोमा इवनसाई नामक एक परजीवी के कारण होता है, जिससे 3 वर्ष के लिए हो जाता है, तो तिवर्सा कह देते हैं इसको, सर्रा या तिवर्सा। पहला तो देखो आज अभी तक 2 ही जगह से प्रश्न पूछा है, इसकी कोई विशेषताएं नहीं, मतलब विशेषताओं का लक्षण नहीं पूछे आज तक, इसके लक्षण कौन से होते हैं। इनसे प्रश्न पूछता है कि ये कौन से परजीवी के कारण होता है, पहला तो ये पूछता है। दूसरा ये पूछ लेता है कौन से पशु में होता है, या ये सर्रा या तिवर्सा किस पशु से संबंधित है। छोटा प्रश्न तो यहाँ से आएगा, थोड़ा सा बढ़ाएगा तो इसके परजीवी का नाम पूछ लेगा, या फिर आपसे पूछ लेगा किससे होता है सर्रा या तिवर्सा रोग, किससे होता है, जीवाणु से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, या फिर आपके विषाणु से होता है। इस तरह से प्रश्न पूछ लेता है, इसके अलावा इससे ज्यादा प्रश्न पूछता नहीं है आपसे। तो 3 रोग हैं ऊंट के, और बचाव के लिए क्या दी जाती है, फिनेट का छिड़काव किया जाता है, फिटकरी का छिड़काव किया जाता है। आपके जो ये कहो कि ऊंट की जो पशुशाला होती है उसके ऊपर फिनाइल का भी छिड़काव कर सकते हो, फिटकरी का भी छिड़काव कर सकते हो, मतलब अच्छी देखभाल ही इसका निदान है। अगर देखभाल साफ सुथरा रखेंगे तो ये होगा ही नहीं। दूसरा ही ब्लड में प्रवेश करता है, इतना भी ध्यान रखना, रक्त के माध्यम से होता है ये आपके। बताओ, और ऊँट में यहाँ तक ऊँट आपका कंप्लीट हो गया, ऊँट में किसी को कोई समस्या है क्या। मैं दूध दोबारा दोहरा देता हूँ, ऊँट के तसल्ली से बैठ के सुनना। ऊँट में कोई ज़्यादा बड़े प्रश्न आते नहीं है, लेकिन ये है कि छोटे मोटे प्रश्नों को हम गलत कर देते हैं। सबसे पहले तो चारे की सबसे बड़ी समस्या है इसकी, ऊंट के जो चारे की है वो सबसे बड़ी समस्या है। अगर हम चारे में हमसे पूछ ले कि अनुपात में चारा कैसे दिया जाना चाहिए, तो फलीदार चारा और भूसा है वो लगभग बराबर अनुपात में दिया जाना चाहिए, इतना हमारे दिमाग में रहे। खाने की जब इसकी अपन बात करें, खाने की बात करें तो सबसे पहले तो भूसा जो होगा वो फली के साथ दोनों को बरोबर मात्रा में मिलाकर दिया जाना चाहिए, 1:1 में दिया जाना चाहिए। फिर दूसरा, अगर फली आप ग्वार की ले रहे हो, ग्वार की फली ले रहे हो या फिर मोठ की फली ले रहे हो और उसके साथ भूसा दे रहे हो, तो दोनों का जो अनुपात होना चाहिए वो 65:35 होना चाहिए। यानी कि भूसा 65% होना चाहिए और ग्वार की जो फली है वो 35% होनी चाहिए आपके, या मोठ की फली है वो 35% होनी चाहिए। अगर हरा चारा दे रहे हो, वैसे तो ऊँट की क्षमताएं कि वो शुष्क चारे से
काम चला लेता है। लेकिन हरा चारा दे रहे हो तो वो पौष्टिकता और बढ़ा देता है, और हरे चारे की मात्रा देनी चाहिए 25%। दूसरा, इसको ये कहे शुष्क पदार्थ कितने देने चाहिए, तो इसके जो भार होता है ना ऊँट का, उस भार का 1.5 से लेकर 2% तक देना चाहिए। और सामान्यतः हमसे पूछ लेता है कि इसको नमक कितना दिया जाना चाहिए प्रत्येक दिन, तो इसको नमक दिया जाना चाहिए प्रत्येक दिन 35 से लेकर 40 ग्राम। अगर ये नहीं है ऑप्शन में तो हम कहेंगे 75 से लेकर 150 ग्राम दिया जाना चाहिए। ऊंट पढ़ लिए थे 3 हमने, जैसे बीकानेरी, मेवाड़ी और जैसलमेरी। जैसलमेरी को नाचना कहते हैं। मारवाड़ी भी है एक, जिसे गोमट कहा जाता है। जैसलमेरी नस्ल है, वो तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है और सेना के जवानों के द्वारा उपयोग में लाई जाती है। और ये को चमकीली आंखें होती हैं, इसकी लंबी टांगे होती हैं, आपके लड़ने के लिए और दौड़ने के लिए पाली जाती है, दौड़ाने के लिए। खेल विशेष के लिए, मनोरंजन के लिए पूछ ले तो नाचन नस्ल को पाला जाता है। जबकि बीकानेरी और मेवाड़ी दोनों ही कृषि कार्यों के लिए पाली जाती है। इनमें से कृषि कार्यों के लिए, बोझा ढोने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त कोई नस्ल है तो वो मेवाड़ी नस्ल है। और मेवाड़ी नस्ल है, इसकी विशेषता है कि इसका एक नीचे वाला जो होठ है वो लटका रहता है हमेशा आपके। दूसरी है कि सबसे छोटी नस्ल है ऊँट की। सबसे छोटी का मतलब है सबसे नीची नस्ल है ऊँट की आपके। और सबसे ऊंची नस्ल पूछ लिया जाए तो बीकानेरी नस्ल है, सबसे सुंदर नस्ल है ऊँट की आपके। और बलूची और सिंधी का क्या है तो मिश्रण, मतलब संकर ब्रीड है, यहाँ आपके संकर नस्ल है ऊँट की, जो बलूची और सिंधी से प्राप्त की गई। उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो बीकानेर से हुई, जबकि जैसलमेरी पाकिस्तान से उत्पत्ति हुई है, सिंध प्रांत से। दूसरी चीज हमसे एक और पूछ लेता है, सबसे सुंदर नस्ल है दूसरा बीकानेरी नस्ल के, जहाँ खोपड़ी समाप्त होती है वहां एक गड्ढा होता है, उसे स्टॉप कहते हैं। इसी का एक दूसरा नाम आता है, जैसे जैसलमेरी को कहते हैं नाचना, मारवाड़ी को कहते हैं गोमट, उसी तरह से बीकानेरी जो नस्ल है उसे छापरी नस्ल के नाम से जानते हैं। बीकानेरी नस्ल के ऊंट को छापरी ऊंट कहा जाता है आपके। ऊंट 2 प्रकार के हमने पढ़ लिए थे। एक तो ऊंट जो होते हैं कुबड़ वाला, एक कुबड़ और एक 2 कुबड़। 2 कुबड़ वाला है वो उसे आपके कैमेलस बैक्टीरियंस कहा जाता है। दूसरा हमसे 2 कुबड़, 1 कुबड़ वाला पूछ ले तो 1 कुबड़ वाला जो ऊंट रहेगा उसे ड्रोमेडेरियस। अरे बैक्टीरियंस ऊंट होते हैं 2 कुबड़ वाले, और ड्रोमेडेरियस होते हैं 1 कुबड़ वाले। कैमेलिडी इसका कुल होता है, और कितने दिनों तक बगैर पानी पिए रह सकता है तो 10 दिनों तक। एक बार में कितने लीटर पानी पी लेता है। सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है दूध में, ठीक है। और सबसे ज्यादा तो कौन सा तत्व पाया जाता है तो इंसुलिन। इसके कारण किसके लिए उपयोगी होता है तो बस ऊंट से, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ लेता है। ऊंट की यौन आरंभ पूछ लेता है तो मादा के अंदर 3 से 4 वर्ष में, नर के अंदर 5 से 6 वर्ष के अंदर। ये सामान्य चीजें ऊँट की, इनसे ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं कोई भी प्रश्न। बाकी हम अगली क्लास में बात करते हैं।